पूर्व आईएएस प्रवीण कुमार जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आप तमाम लोगों को नौकरी देते हैं, लाखों लोगों को नौकरी देते हैं। एक नई परीक्षा आपने शुरू की है, पीईटी, 24 तारीख को है परीक्षा, क्या है सर? बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, और आपने अवसर दिया है कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से जो हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उन तक पहुंचा सकूं। तो नौकरी तो ये सारी सरकारी नौकरियां हैं, सरकार नौकरी देती है, हम लोग उसका माध्यम हैं। तो जो ग्रुप सी की जो इतनी पोस्ट हैं, जो हमारे जो समूह ग कहलाता है, क्लास 3 की पोस्ट कहलाती हैं, तो सरकारी विभागों में जो समूह ग की पोस्टिंग्स होती हैं उनके लिए हमारी जो आयोग है उसके माध्यम से चयन किया जाता है। तो ये बहुत दिनों से समस्या चली आ रही थी कि बहुत बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में पद खाली चले आ रहे थे, और जो भर्ती में जो तेजी से भर्ती होनी चाहिए थी उसमें दिक्कतें आ रही थी। और दिक्कतें आने के कारण भी थे कि सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे आप जानते हैं यूपी जो उत्तर प्रदेश जो है इतना बड़ा प्रदेश है, और अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का ये 5वां सबसे बड़ा देश होगा, और इतने जहाँ पे हर चीज़ कोई हमारे यहाँ हज़ारों में सैकड़ों में नहीं होती, हर चीज़ लाखों और करोड़ों में ही होती है। तो वही बात इसके साथ भी है। तो हमारे यहाँ जब भी कोई पोस्ट निकलती थी, मान लीजिए हमारे 100, 200, 300 पद भी हैं, तो उसके लिए भी आवेदकों की संख्या लाखों में हो जाती थी। और इतना बड़ा एग्ज़ाम कराना एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज होती है, बहुत बड़ा उसमें इसे लॉजिस्टिक्स लगते हैं, और सारा उसमें लाखों बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दूर दराज से आते हैं। तो इस तरह का इतना बड़ा एग्ज़ाम एक साल में 3-4 एग्ज़ाम से ज़्यादा करा पाना संभव नहीं होता था। और उसमें मान लीजिए हमने 12 लाख 14 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराया, उससे 300-400 पोस्टें भरी जानी हैं। तो अगर वो सफल हो गया, बीच में रास्ते में कहीं स्टे नहीं हुआ, कहीं कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई कोर्ट वोर्ट की कोई ऑर्डर नहीं आए, तो करा भी ले गए। तो मतलब बहुत प्रयास तो बहुत किया गया, 12-14 लाख बच्चों का एग्ज़ाम किया, लेकिन उसकी नौकरियां मिली केवल 200, 300, 400 ही। और साल भर में हम लोग कितना ही प्रयास कर लें, बहुत जल्दी भी कराने की कोशिश करेंगे, तो भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए इसमें हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा, और शासन ने उसको अनुमोदन दिया कि इसमें हम लोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने लागू की है। द्विस्तरीय का मतलब यह है कि पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जैसे आईएएस और आईपीएस में होता है। हाँ, उसी तरह है, लेकिन उसमें थोड़ा एक भिन्नता है। भिन्नता यह है कि वहाँ पे एक हर एग्जाम के लिए अलग प्रीलिम्स और अलग मेन होता है। मतलब जितने भी उनके इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो उसका अलग मेन प्रीलिम्स और मेन होगा, अगर उनका आईएएस का सिविल सर्विस का है तो उसका अलग प्रीलिम्स अलग मेन होगा। हमारे यहाँ चूंकि हम लोग एक ही संवर्ग, मतलब एक ही तरह समूह के ही समूह ग की सारी पोस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमने एक व्यवस्था ये करी है कि प्रीलिम्स हमारा कॉमन है। तो जितने भी लोग जो मतलब सारी सर्विसेज का मिलाकर के एक प्रीलिम्स, एक कॉमन प्रीलिम्स है, और जिसमें के जो हमारी परिधि में आने वाले जितने पद में, हमारे आयोग की परिधि में आने वाले जितने भी पद हैं, उन पे जो भी चयन के पद के लिए जो इच्छुक हैं, तो वो सबके सब वो ये एग्जाम देंगे। और इसके फिर वो चाहे लेखपाल हो या लिपिक हो, कोई किसी प्रकार के पद में आने वाले सभी पदों के लिए लागू है। शासन ने ये व्यवस्था दी है, और ये हमारा प्रस्ताव भी था। और उसमें हम लोग इसके बेसिस पे केवल स्कोर मिलेगा। इसको अगर इसकी तुलना की जाए, उदाहरण लिया जाए, जैसे जीआरई का एग्जाम होता है, जीआरई के एग्जाम में केवल आपको स्कोर मिलता है। जीआरई के एग्जाम के आधार पर आप किसी यूनिवर्सिटी में सीधे एडमिशन नहीं पाते हैं, आप स्कोर के आधार पर एलिजिबल हो जाते हैं। आप स्कोर के आधार पर अप्लाई करते हैं। वो अपनी हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाती है, ऊपर से बच्चे हैं उनमें से उनको साक्षात्कार के लिए बुलाती है या उनके आगे अगले चरण में जाती है, उसमें सेलेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे भी यही है कि हमारा प्रीलिम्स जो है, हमारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है, ये कॉमन है सबके लिए, और इसमें हर बच्चे को एक स्कोर दिया जाएगा उसके जो जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर। और फिर जब भी हम आगे जो भी पद निकालेंगे, जिस भी हमारे विज्ञापन निकलेंगे, उसके लिए विज्ञापन निकालेंगे, उसके लिए केवल हम मुख्य परीक्षा कराएंगे। और मुख्य परीक्षा में केवल हम जो प्रीलिम्स के स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को, बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो जितने भी पद हैं, जैसे हमें मतलब हमारे 8,000 पद हैं, जैसे बात हो रही थी लेखपाल के लगभग 7,800, लगभग 8,000 पद हैं। तो 8,000 बच्चों के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराएं, वो भी हम अभी 20 लाख बच्चों का एग्जाम, 21 लाख बच्चों का एग्जाम करा ही रहे हैं। तो उस समय मेन हम केवल 1,20,000 लोगों का कराएंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा, ये शॉर्ट लिस्टिंग है। तो ये कि हर बार जब आप वैकेंसी निकालते हैं, प्रावधान है कि हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके आधार पर हमारा नंबर सीमित हो जाएगा। तो अब ये है, आप, मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि चिंतन ये है कि बड़ा एग्जाम, जो इतना बड़ा एग्जाम होता है, जिसमें इतनी मेहनती व्यवस्था सब कुछ होती है, 3-4 महीने की तैयारी होती है, सब कुछ होता है, तो ये साल में एक कराएंगे। और इसके आधार पर जो मेन एग्जाम है वो छोटे एग्जाम होंगे, 50,000 लोगों का, 1 लाख लोगों का, 1.5 लाख लोगों का, वो हमारे लिए आसान है मैनेज करना।
तो वो हम हर 15 दिन में, 1 महीने में 2-2 एग्जाम भी करा सकते हैं, तो एकदम स्पीड अप हो जाएगी। आप ये समझिए कि पिछले 4 साल के अंदर हमारे आयोग के माध्यम से लगभग 18,000 से ऊपर नौकरियां दी जा चुकी हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है और प्रयास ये है कि हमारा जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हम कराएंगे, उसके बाद जो मेन परीक्षा हम जल्दी जल्दी कराएंगे, तो हम हो सकता है करीब 25,000 नौकरियां अगले 3-4 महीने में दे दें। क्योंकि प्रीलिम्स के बेसिस पे हमारे फिर अगले एग्जाम हमारे छोटे एग्जाम होंगे। छोटे एग्जाम हम 1 महीने में 2 या 1 महीने में 1 एग्जाम तो करा ही लेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि और पिछले 4 साल में जहां 18,000 करीब नौकरियां दी गई हैं, अगले 4 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर हम लोग करीब जो है 25 से 30,000 नौकरियां और युवाओं को दे पाएंगे। तो पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने प्रक्रिया अपनाई है, लगभग इसी लाइन पे, इसी तर्ज पे चिंतन भारत सरकार में भी हो रहा था। तो डीओपीटी में भी यही बात प्रस्ताव इस तरह का चल रहा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 अगस्त को लास्ट ईयर, अभी तो 1 साल होने जा रहा है, 19 अगस्त को उन्होंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का निर्णय घोषित किया था। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से वो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। वो अपने फर्क केवल इतना है, वो भारत सरकार उसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहा है, जो कि पूरे भारत सरकार के, पूरे भारत के लिए होगा। हम लोग प्रदेश तक सीमित है, हमने इसका नाम पीईटी दिया, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। और हम लोगों ने यह भी, शासन ने निर्णय लिया है कि अभी तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन का कार्रवाई चल रही है, उनको हो सकता है एग्जाम कराने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन कालांतर में जब उनकी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी तो इस बारे में विचार हम कर सकते हैं कि दोनों एग्जाम, दो एग्जाम अलग अलग ना कराएं, तो उनका सीईटी भी हो, अपना पीईटी भी हो। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हमें बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक मानक, एक मापदंड मिल जाए। इसके पीछे का लॉजिक क्या सर, कि जो लाखों करोड़ों की तादाद में एप्लीकेंट आ जाते थे बार बार, उनको शॉर्टलिस्ट करके रख लेते? हाँ, मतलब उनके सबका हमने एक यूनिफॉर्म, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया है। प्रिलिमिनरी, हमारा जिसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हम कह रहे हैं, वो हमने कर लिया। अब जो भी हमारी वैकेंसी निकलेगी, हम उसके लिए आवेदन मांगेंगे। जो आवेदन आएंगे उसमें अपनी जरूरत के मुताबिक जितने पद हैं उसके 15 गुना, नहीं, जितने पद हैं हमारे, जितने पद हैं उसके 15 गुना हम ऊपर से छांट लेंगे। अच्छा, आप जिन्होंने पीईटी क्वालिफाई किया है, आप उसमें से जो पीईटी में अपियर हुए हैं, क्वालिफाई करने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें हर एक आदमी को स्कोर मिलेगा। किसी का होता है 80% है, किसी का 85 है, किसी का 90 है, किसी का 94 है, तो वो तो एक स्कोर है। लेकिन स्कोर के आधार पर वो लोग अप्लाई करेंगे अलग अलग पदों के लिए। और जो हमारे किसी भी हमने पद के लिए, जिसके पद के लिए विज्ञापन निकाला है, तो उसके लिए जो भाई अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। और जितने भी अप्लाई करेंगे उनका स्कोर हमारे पास पहले से मौजूद है, तो उस स्कोर के आधार पर हम ऊपर से शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जितने गुणे हमें चाहिए, मान लीजिए एक पद के लिए 15 लोग हम बुलाते हैं, मानक हमारा 1 से 15 का है। एक्चुअली वो लास्ट कट ऑफ हम लोग लेते हैं तो 15 का 17, 18, 20 गुना हो जाता है वो कई बार। तो लगभग 15 गुना हम जो है, 15 गुना या उससे अधिक हम बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनके लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन करा देंगे। सर, 24 तारीख को आपने परीक्षा रखी है, पीईटी की परीक्षा है। इसमें करीब 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 20 लाख 9। नहीं, अभी जो है एग्जैक्ट फिगर थी 20,73,540 थी। उसमें से जो डुप्लीकेट एंट्री थी वो हम लोगों ने हटा दी हैं। तो डुप्लीकेट एक आदमी, कई बार बच्चे 2 बार भी भर देते हैं गलती से। तो 20,72,903 फाइनली फिगर आई है हमारी। तो जिनके हमने एडमिट कार्ड कल लाइव कर दिए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मेरी चर्चा हुई थी, अभी पता मैंने किया था, तो कल ही शाम से हमने एडमिट कार्ड उसके लाइव किए हैं। और अभी सुबह तक उसमें से 15,60,000 लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं अपने। तो वो मेरे ख्याल से अभी शाम तक सब लोग। कितनी वैकेंसी? करीब 7 वैकेंसीज हैं, जैसे लेखपाल की है, लिपिक की। नहीं, ये वैकेंसी अभी तो देखिए कई सारी तो ऑलरेडी हैं और कई सारी और आएंगी अभी, और जितनी भी आती रहेंगी सब उसमें जोड़ते जाएंगे। आप बता सकते हैं कि भविष्य में कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है? नहीं, इसमें जो हमारे पास अध्याचन आए हुए हैं, तो उनका जो हमने परीक्षा कार्यक्रम बनाया है, तो वो कहीं मैं आपको थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ, तो अभी जो भविष्य में हम लोगों ने भी, ये टेंटेटिव है प्लान, वो थोड़ा सा इसमें, चूंकि अभी पहले 20 तारीख था, 20 तारीख के बदले में 24 करना पड़ा, तो रिजल्ट भी हमने इसको निकालना पड़ेगा। स्कैनिंग की व्यवस्था इसकी करेंगे, क्योंकि 21 लाख बच्चों के स्कोर की स्कैनिंग होगी, उनका रिजल्ट तैयार होगा, और इसके स्कोर के आधार पर ही बच्चे अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद ही हमारा विज्ञापन निकलेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जैसे अगस्त में एग्जाम करा ले रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी इसका सितंबर में इसका हम परीक्षा फल इसका निकाल दें। तो सितंबर में निकाल सकते हैं, तो अक्टूबर से हम अपने मेन परीक्षाओं के लिए विज्ञापन, या सितंबर एंड से हम जारी करेंगे, और उसमें हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे। और वो जो एप्लीकेशंस आएंगी उनको हम जो है मुख्य परीक्षा के लिए इसी परीक्षा के जो पीईटी 2021 है हमारी, इसके स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो आप अगर इच्छुक हैं तो मैं बता देता हूं आपको
तो इसमें हमने पूरा परीक्षा कार्यक्रम हमने मार्च 2022 तक का बना रखा है और इस कार्यक्रम में कई सारे जो पुराने विज्ञापन निकल चुके थे तो उनका तो वैसे ही होगा, पुराने हिसाब से ही होगा। कुछ परीक्षाएं जो हैं इस स्कोर के आधार पर होंगी। तो काफी सारी परीक्षाएं तो वो हैं जो पहले विज्ञापन निकले हुए हैं, लेकिन अभी हमारा वो लंबित काम एक तरह से है, वो हमें पूर्ण करना है। जो पुराने रिजल्ट हैं कई सारे निकाल चुके हैं अधिकांश। आज भी अभी हमने आबकारी वाला, एक आबकारी सिपाही वाला भी रिजल्ट अभी जो फिजिकल का रिजल्ट घोषित किया, अब उसके इंटरव्यूज होंगे 5 अक्टूबर से, तो वो भी अभी वेबसाइट पे अपलोड हो गया है, हो रहा है, अभी कुछ दिन हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपका, जैसे ये राज्य कृषि उत्पादन, ये हमारे 6 परीक्षा 2018 है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग का। ये हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सितंबर में इसको करा लें, लेकिन अब चूंकि थोड़ा डिले हो गया है, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सितंबर में हमारा प्रयास है। इसीलिए कि तरह पुराना हमारा एग्जाम बाकी है, अवर अभियंता संगणक और फोरमैन वाला, ये 4 परीक्षा 2018, इसको हम लोग अक्टूबर में टेंटेटिवली प्लान कर रहे हैं। और साथ साथ इसकी जो एक सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन की प्रतियोगितात्मक परीक्षा है 2019 की, इसका मेन एग्जाम हमें लेना है, इसको भी अक्टूबर में। हम लोग अब आगे ये करेंगे, कोशिश ये करें 1-1 महीने में 2-2 एग्जाम करें। तो सितंबर में तो एक ही हो पाएगा क्योंकि इसकी कॉपी जच रही होंगी सारी। अक्टूबर में ये 2 एग्जाम हमारा कराने का प्रस्ताव है। उसके बाद नवंबर में हम लोग जो हमारा इस रिजल्ट आ जाएगा, इसके आधार पर हम लोग जो लेखपाल के परीक्षा कराना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग नवंबर में प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद इसी के रिजल्ट के आधार पर हम लोग एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाले हैं और सामान्य योग्यता के लोग हैं, तो ये हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी है, हमारी वेबसाइट पे बच्चे उस पर चेक कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग नवंबर में प्लान कर रहे हैं। उसके बाद दिसंबर में एक हमारी पुराना एग्जाम पहले हमने लगाया था, फिर चूंकि कोरोना के कारण और कोविड के कारण काफी पिछला साल 1.5 साल काफी डिस्टर्ब रहा, तो उसमें बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम थे, जो पहले परीक्षाएं हमने लगाई हुई थी, वो हमें चेंज करनी पड़ी और कैंसिल करनी पड़ी। चलिए सर, मतलब आप लेकिन उसको हम लोग कर रहे जी हैं नवंबर दिसंबर तक, मुझे लगता है कि काफी लोगों को आप रोजगार तक हमारे सहायक सांख्यिकी कार्य वाला हम लोग दिसंबर में प्लान कर रहे हैं। इसी तरह वन रक्षक का ये पहले हम लोगों ने प्लान किया था मई में, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ा, इसको भी हम लोग दिसंबर में प्लान कर रहे हैं। बोरिंग टेक्नीशियन ये भी हमारा पहले से अनाउंस वाला है, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ा था, तो उसको हम लोग जनवरी में प्लान कर रहे हैं। और इसीलिए एक अवर अभियंता वाला है, वो जनवरी में वो भी प्लान कर रहे हैं। और उसके अलावा एक प्रारंभिक कर्ता परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर ही एक कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक सामान्य योग्यता वाले पद हैं, इनको फरवरी के लिए। इस तरह हमारा पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, वेबसाइट पे बच्चे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। लेकिन सवाल ये उठता है, आपने तमाम लोगों को कहा रोजगार मिलेगा, आप पहले प्रीलिम देंगे, फिर मेंस, फिर दूसरे एग्जाम की परीक्षा देंगे, ऐसे में तो बड़ा लंबा समय नहीं लगता कि आपको कई बार परीक्षा देनी पड़ेगी? नहीं, इसका विपरीत उल्टा है जी। इसमें हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा एक्सपीडिएट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा जी। जैसे मैंने पहले कहा था कि बड़े एग्जाम, बहुत बड़े, हम लोग अगर हमें 10 लाख 12 लाख 15 लाख लोगों के एग्जाम कराने हैं और 100 200 पदों के लिए, तो वो कहते हैं ना, खुदा पहाड़ निकली हुई है। वही बात है कि मेहनत बहुत ज्यादा हुई। आपने जैसा कहा कि 4 साल में कुल 12-15 हजार वैकेंसी भर पाए, तो हम रिक्रूट कर पाए, इससे स्पीड अप हो जाएगा।
और ये इनका स्कोर पूरा साल भर तक वैलिड रहेगा, इसके बेसिस पे सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, लोगों को सर डर ये सता रहा है हमारे नवयुवकों को कि चुनाव आने वाले हैं, 9 दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो कहीं ये वैकेंसियां रुक तो नहीं जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि चुनाव से राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, बाकी जो शासकीय गतिविधियां वो तो चलती रहती हैं। तो हमारे आयोग का काम तो चलता ही रहेगा, हमारे परीक्षाएं कभी रुकती नहीं है और सारे काम कभी रुकते नहीं है। नहीं, काम तो होता रहेगा, लेकिन उसका यह है कि उसको प्रशासनिक व्यक्तियों द्वारा अपना काम किया जाता रहेगा, राजनीतिक व्यक्ति उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सीधा सवाल सर है, क्या आप उस समय वैकेंसी डिक्लेयर कर पाएंगे? क्या लोगों को नियुक्ति पत्र दे पाएंगे? वो जैसा निर्वाचन आयोग के आदेश होंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा इंटरप्रिटेशन है कि जो वैकेंसियां घोषित हो चुकी हैं, उनका विज्ञापन हमारे निकल चुके हैं, उनकी परीक्षा तो हम लोग करा ही सकते हैं। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जो अनाउंसमेंट हो जाता है, जो हमारे परीक्षा विज्ञापन निकल चुके हैं और अधिकांश हमारे पहले के निकले हुए हैं, बाकी भी हमारे अभी अक्टूबर नवंबर में ही निकल आएंगे, तो उसका काम नहीं रुकेगा। वो तो अपना जो विज्ञापन निकल चुके हैं, जिसके लिए परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो चुका है, तो वो तो अपना कार्यक्रम यथानुसार होगा ही होगा। मतलब युवक हमारे इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग भी जाता है, फिर भी जो आपने जो ऑलरेडी घोषित कार्यक्रम है उसके हिसाब से परीक्षाएं आयोजित करने में कोई रोक नहीं होती है। परीक्षाएं तो हम आयोजित कर ही सकते हैं, रिजल्ट भी निकाल ही सकते हैं। नियुक्ति पत्र देने में जरूर बात आती है कि राजनीतिक व्यक्ति उसको नियुक्ति पत्र उसका ना बांटे, तो वो वाली बात आती है, लेकिन वो तो वो हमें नहीं बांटना। हम लोग तो केवल एजेंसी हैं, विभाग, हम तो सरकारी विभागों के लिए करते हैं, सरकारी विभाग ही खुद करते हैं। आपने एजेंसी की बात कही कि ये कोई आसान काम नहीं है कि साफ सुथरी वैकेंसी को भर देना, तमाम आरोप भी लगते रहते हैं, तो कैसे इतना बढ़िया काम? नहीं, हमारी कोशिश ये है कि हम लोग साफ सुथरे ढंग से और शुचितापूर्ण ढंग से, और यही माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी प्राथमिकता भी थी और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और इवन जो ये अभी परीक्षा हो रही है, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, इसके लिए भी कई बार इसकी स्क्रीनिंग रिव्यू किया गया है। सारे जिलाधिकारियों से प्रमाण पत्र लिया गया है इस आशय का कि जो परीक्षा केंद्र चयनित किए गए हैं उसमें कोई खराब छवि का या दागी छवि का नहीं हो पाए। हमने शासन से अनुरोध किया है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि शासन स्तर से भी इस एग्जाम के लिए प्रेक्षक यहाँ से ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे जो कि परीक्षा के उस पर नजर रखेंगे। और इस बार हमने जो विशेष व्यवस्था कराई उसको मैं खास तौर से बताना चाहूंगा जी, कि इस बार हमने पूरा लाइव रिकॉर्डिंग और लाइव फीड का जो है हमने व्यवस्था की है अपने यहीं इसी कार्यालय में। कार्यालय आप 3 दिन बाद आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा जी जी, कि हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में एक परीक्षा केंद्र, जितने हमारे 2254 परीक्षा केंद्र हैं, जी जी, सभी 2254 परीक्षा केंद्रों में हर एक परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार को, वहां के कंट्रोल रूम के और वहां के परीक्षा कक्ष हैं, जी जी, उनको हम यहाँ बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो हमारी जैसे कहा जाए कि हमारे पल पल पे और एक एक गतिविधि पे हमारी यहाँ नजर रहेगी। उसके अलावा हमारे जितने आयोग के माननीय सदस्यगण हैं वो लोग दौरे पे भी रहेंगे, यहाँ से भी रिव्यू करते रहेंगे। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें, गोपनीय बातें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और जो हमें अपनी एसटीएफ को अलर्ट करना होता है और जो बाकी एजेंसी को अलर्ट करते हैं हम लोग विजिलेंस को, तो वो लोग भी सारी सक्रिय हैं। सारे जिलाधिकारियों को भी सारे निर्देश दिए गए हैं कि जो माफिया टाइप के जो लोग हैं उन पे नजर रखें और उनके लिए कार्रवाई वो पैरेलल में चल रही है। मैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन वो कार्रवाई चल रही है, उनका इलाज वो अपने तरीके से होगा। कर सर, जो पुरानी वैकेंसीज निकली थी उसमें कुछ युवकों का ये कहना, जिन्होंने एग्जाम दिया था, कि क्या उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाती? क्या वेटिंग लिस्ट कब इशू करेंगे? नहीं, वेटिंग देखिए, हम लोग जो है केवल हम लोग तो एक तरह से आयोग को सरकार के जो निर्देश हैं, सरकार की नियमावली के हिसाब से हम चलते हैं। जी जी, तो विभिन्न विभागों के, विभिन्न संवर्गों के, विभिन्न पदों के लिए अलग अलग सेवा नियमावली है। जी, तो सेवा नियमावली में अगर प्रावधान है वेटिंग लिस्ट का तो वेटिंग लिस्ट बनेगी, और उसमें प्रावधान नहीं है तो नहीं बनेगी। जी, अक्सर सर ये देखा जाता है कि एजेंसीज चुनने में भी कई आयोग में दिक्कत होती। पिछले जो लोग थे वहां पर कई दिक्कत हुई इसमें। हाँ, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। इसमें इस बार हमने जो है अपने जो परीक्षा व्यवस्था है, परीक्षा प्रणाली है, उसमें बहुत ही व्यापक परिवर्तन किया है। पहले ये होता था कि आयोग को जिम्मेदारी तो दी गई थी, लेकिन आयोग अपनी समूची जिम्मेदारी पूरी एक तरह से किसी दूसरी एक जो हमारी कार्यदायी संस्था होती है उसको सौंप देती थी कि वही परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाएंगे, वही उसे छपवाएंगे, वही उसको कोषागार में जिले तक भिजवाएंगे, वही परीक्षा कराएंगे, फिर वही उसकी जो है वहीं पे जो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी, सुरक्षा वो भी उन्हीं के पास होगी, और आखिर में वही उसकी स्कैनिंग करके रिजल्ट भी वही तैयार करेंगे। तो इसमें जो हमारे पूर्वाधिकारी थे सीबी पालीवाल साहब, उनकी एक कमेटी बनी थी, उनकी जो है उनकी संस्तुतियां आई थी, पालीवाल समिति की संस्तुतियां थी। उसके आधार पर शासन ने आदेश जारी किया कि इन एक्टिविटीज को अलग अलग करके बांटा जाए, अलग अलग कार्यदायी संस्थाओं को दिया जाए। तो इस बार जो हमने बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया है, उसकी वजह से हालांकि हमारा काम भी बढ़ गया,
लेकिन उस काम बढ़ने की समय चिंता नहीं, काम करने के लिए तो हम लोग बने ही हैं। लेकिन उससे यह है कि शुचिता बहुत इंप्रूव हो जाएगी, उसकी इंटीग्रिटी, कि हमने 4 जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो 4 एजेंसी, अलग अलग एजेंसी को दी हैं। तो प्रश्न पत्र बनाने का काम और उसे छपवाने का काम एक एजेंसी को दिया गया जो गोपनीय है, वो अलग होगी। दूसरा, वो उसका काम है परीक्षा प्रश्न पत्र छाप के ट्रेजरी तक पहुंचा दे, काम करके वो चली जाएगी। दूसरी एजेंसी उसके बाद टेक ओवर करेगी, जिसको एग्जाम कंडक्टिंग वाली एजेंसी है, वो ट्रेजरी से निकाल के लाएंगे, एग्जाम कराएंगे, उसके बाद फिर वो कॉपी वापस, जो ट्रेजरी कॉपी वहां पे, हमारी कॉपी हमारे पास। वहां पे एग्जाम में जो फ्रिस्किंग का काम है और जो वहां पे सीसीटीवी का काम है वो हमने एक तीसरी एजेंसी को दिया है। और उसके बाद सबसे आखिर में जो उसकी स्कैनिंग का काम है और उसका रिजल्ट स्कोर प्रिपरेशन काम है वो एक चौथी एजेंसी को दिया जा रहा है। तो चारों लोगों को अलग अलग है, ताकि ऐसा नहीं कि एक आदमी एक ही संस्था का एकाधिकार हो और अपने तरीके से वो मैनिपुलेट कर ले। तो इस तरह की मैनिपुलेशन की संभावना अब लगभग समाप्त हो गई है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, जो आपके अभ्यर्थियों के लिए भी जानकारी के लिए जरूरी है, वो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों ने निर्णय लिया है और जिसका इसकी शुचिता पे बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोगों ने इस बार ये व्यवस्था ये करी है कि जितनी भी जो ओएमआर शीट जो है एग्जाम के बाद हैं, वो ओएमआर शीट के सील्ड पैकेट और प्रश्न पत्र के सील्ड पैकेट क्लासरूम में जाएंगे और क्लासरूम में ही खोले जाएंगे अभ्यर्थियों के सामने। 2 अभ्यर्थियों के सामने को सीलबंद अवस्था में थे, उसको खोला गया और एग्जाम खत्म होने के बाद जो मूल ओएमआर शीट है जो हमारे पास आती है स्कैनिंग के लिए, उसको वहीं क्लासरूम में ही सील किया जाएगा। सिमिलरली जो ट्रेजरी कॉपी जो है उसको भी क्लासरूम में ही ट्रेजरी में उसको सील किया जाएगा और उस पर 2 अभ्यर्थियों को साइन कराए जाएंगे। थोड़ा सा एग्जाम की बात कर लेते हैं। पीईटी का जो एग्जाम है उसमें आपने समूह गा की भर्ती है, ये आपने इसमें अंग्रेजी अनिवार्य किया है, ये पहली बार हुआ शायद। देखिए, ऐसा है कि इसमें काफी चर्चा हुई थी और ये जो हमने इसके लिए सिलेबस बनाया था जी, तो वो हमारे सारे विशेषज्ञ थे और उसमें हमारे जो माननीय सदस्यगण थे उसमें कई सारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर इसका सिलेबस बनाया था जी। तो इस सिलेबस में खासतौर से मैंने भी इसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व रहा था। हमारा एक तो उसमें सबसे बड़ा बल ये रहा कि उसमें केवल आदमी के जो मेमोरी पे उसके रटने की क्षमता या उसको स्मरण शक्ति पे पूरा बल न रहे, उसकी समझने की शक्ति रहे। मैं बहुत एक क्रूड आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग कंप्यूटर में कहते हैं, बिल्कुल, एक सीपीयू होता है जो प्रोसेसिंग करता है, दूसरे एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें मेमोरी होती है। तो हमारा फोकस सीपीयू पे ज्यादा है और हार्ड डिस्क की तो अनलिमिटेड है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फैक्ट्स आर देयर। तो उसमें से किसी आदमी को कौन से फैक्ट्स रटे रटाए फंस गए और किसके नहीं आए तो वो अलग बात हो जाती है। हमारी कोशिश ये है कि उसकी एनालिसिस की क्षमता कैसी है, कि उसे गिवन टेक्स्ट को, इसलिए हमने जो रखा है 10-10 नंबर के हमने वो भी रखे हैं अनसीन पैसेजेस टाइप के, तो जो वहीं पढ़े और पढ़ के उसके आधार पर वो निर्णय निकाले। सिमिलरली जो एक सरकारी नौकरी में आता है आदमी, तो वो जिंदगी भर बैठ के वो नक्शे ही बनाता है। हम लोग कहते हैं ना मंथली स्टेटमेंट ये है, टेबल चार्ट, तो उसकी टेबल चार्ट की एनालिसिस करना भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, न्यूनतम। तो हमारी कोशिश पीईटी की जो कॉमन एग्जाम है, तो इसलिए है कि एक जैसे आर्मी में कहा जाता है अफसर लाइक क्वालिटीज, तो इसमें हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट लाइक क्वालिटीज। तो किसी भी जो शासकीय सेवा में आने का इच्छुक है उसे कम से कम इतनी मोटी मोटी चीजें तो आनी चाहिए, बिल्कुल। तो वो हमारे इसमें, बाकी जो मुख्य परीक्षाएं होंगी वो विषय विशेष पे आधारित होंगी। तो मान लीजिए जिस तरह का पोस्ट है होम्योपैथिक है, तो होम्योपैथिक वाले, मतलब अभी आप इसमें जो करेंगे एप्टीट्यूड और उस तरह की चीजें जो कि एक हम अपेक्षा करते हैं किसी भी शासकीय सेवक में, उसे इतना आना चाहिए। रीजनिंग का भी उसमें एक आपने पेपर रखा, और कौन कौन से उसमें पेपर्स होंगे सर? नहीं, उसमें सामान्य ज्ञान जो उसमें पूरा सिलेबस हमारी वेबसाइट पे है जी। लेकिन उसमें आप देख लीजिए, उसमें जो है भूगोल, इतिहास, भारत का राष्ट्रीय मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा लॉजिक बेस्ड भी हैं, उसके अलावा करंट इवेंट्स का है, जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं, करंट इवेंट्स हैं, उनके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। बाकी जैसे मैंने कहा अनसीन पैसेजेस जो हैं, अपठित गद्यांश उसके पे आधारित, उससे जो तालिकाओं पर आधारित, ग्राफ के आधार पे आधारित उस तरह प्रश्न है, कम से कम उसको बेसिक कम से कम समझ में आ जाए कि हाँ क्या चीज घट रही है, क्या चीज बढ़ रही है, क्या पैटर्न जा रहा है, क्या सबसे अच्छे जिले कौन से हैं, सबसे खराब जिले कौन से हैं। भाई हम हर चीज में ही करते हैं, कोई भी कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं 75 जिलों में, भाई 5 सबसे अच्छे जिले कौन से हैं, 5 सबसे खराब जिले कौन से हैं, बिल्कुल। तो कम से कम तालिका से निकाल के इतना तो बता सके कि भाई कौन से अच्छे जिले काम कर रहे हैं, कहाँ पे सबसे अच्छी टैबुलेशन का वर्क भी आता है, प्रतिशत सबसे ज्यादा है, कहाँ पर प्रतिशत कम है। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए उसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, क्योंकि जिंदगी भर उसे इसी तरह काम करने हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी है, सब कुछ काम करना है, तो उतना आना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज मुझे लगता है कि और होनी चाहिए कि कंप्यूटर युग है, लेकिन कंप्यूटर का इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। वो जो है ऑफलाइन एग्जाम में वो कंप्यूटर क्षमता
आकलन कर पाना हमारा संभव नहीं था। जी जी लेकिन जिन पदों के लिए कंप्यूटर और टाइपिंग और उसकी जरूरत होती है, जी जी, तो वो मेन एग्जाम जब होगा तो उसमें किया जाएगा, उसका टाइपिंग का तुम लोग अलग से कराते हैं, मेन हो जाएगा, उसके बाद उसको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, अब कोई इंटरव्यू नहीं फेस करना पड़ेगा। सेवा नियम वाली जैसे कहीं पे फिजिकल काम आता है। जी जी, अक्सर ये आरोप भी लगते थे कि इंटरव्यू में पक्षपात हो जाता है, लोग अपने लोगों को देख संभावना होती थी, हालांकि उस संभावना को भी हम लोगों ने अपनी तरफ से न्यूनतम करने की कोशिश की है। जी जी, इस तरह से रेंडमाइज किया है कि मुझे खुद नहीं मालूम रहता कि कौन सा बच्चा किस बोर्ड में जाएगा, क्योंकि मुझे और 11 बजे से स्टार्ट होने इंटरव्यू, तो 10:50 पे ही मैं शीट साइन करता हूँ, और वो भी मेरे पास भी कोडेड फॉर्म में आता है, वो रोल नंबर नहीं आते हैं, और कौन सा बच्चा किस बोर्ड में जाना है तो उसको कौन सा कोड अलर्ट हुआ किसी को नहीं, मुझे भी नहीं मालूम होता, तो वो रैंडमली ही जाते हैं, और उसमें उनके क्लियर कट मानक है। बच्चा भी जाके अपना रोल नंबर नहीं बताता, अपना नाम भी नहीं बताता, वो नाम से कई बार उसकी जाति और धर्म पता। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे इंटरव्यू में क्लियर निर्देश ये है, जो पुराने इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें, कि कोई भी बच्चा अपना नाम नहीं बताएगा, कोई भी आदमी अपना रोल नंबर नहीं बताएगा, जेंडर तो पता लगी जाएगा, लेकिन नाम और जाति और धर्म नहीं पता लग पाएगा, ताकि उसके आधार पर कोई बायस ना आ पाए। बायस ना, ये एक अच्छी योजना बनी सर। अपने हमारे पास समय खत्म हो गया है, चलते चलते आप हमारे के न्यूज के दर्शकों को और जो लाखों युवक हैं जो एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, और वो युवक जो नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो अच्छे से अच्छा अपना प्रयास करके मेहनत करके दें, और उनको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश है कि ये परीक्षा जो है बिल्कुल स्वच्छ तरीके से शुचितापूर्वक होगी। तो मेरे उनके लिए सफल जीवन के लिए मेरी उनकी शुभकामनाएं हैं, और मैं उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर के न्यूज से बात करने के लिए। तो ये है प्रवीण कुमार जी, चेयरमैन है UPSSC के, और बता रहे हैं कि अक्सर जो देखा जाता है कि एग्जाम होने के बाद में उसमें तमाम समस्याएं उभर आती हैं, आंदोलन होते हैं, धरना होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इन सब से बचने के लिए फूल प्रूफ योजना बनाई गई है। और क्योंकि अब इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, इसलिए IAS की तरीके से प्रीलिम एग्जाम भी यहाँ पर होगा। PET की परीक्षा होगी जो 24 तारीख को होगी, और उसके बाद एक जो वैकेंसीज होगी उनका एग्जाम होगा, और आपको नौकरी मिल जाएगी। 18,000 लोगों को पहले ही नौकरी दे चुका है आयोग, और अब आगे भी आइंदा भी करीब 35 से 36,000 लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। और हम भी के न्यूज की तरफ से आप सभी नवयुवकों को बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी परीक्षा पास करें और नौकरी हासिल करें, और अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करें, और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष ऐसे ही शख्स के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।